नमस्कार। अक्सर आप आईएमडी द्वारा भारतीय मानसून की फोरकास्टिंग सुनते होंगे। तो वो फोरकास्टिंग किन 16 पैरामीटर पर की जाती है, आओ इसका जोग्राफिकल अध्ययन करते हैं। देखिए, आईएमडी जो है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, भारत में हर वर्ष मौसम जो मानसून सिस्टम है उसकी फोरकास्टिंग करता है, लॉन्ग रेंज मानसून फोरकास्टिंग इसके आधार पर। अब ये कैसे की जाती है, इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसमें औसनिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लैंड बेस्ड इंडिकेटर, इन सब का अध्ययन करके साउथ वेस्ट मानसून का हम फोरकास्ट करते हैं। तो वे कौन से 16 पैरामीटर हैं, वो ये हैं। ठीक है, तो नंबर 1, इसको पहले ब्रीफ देखते हैं, फिर इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे हैं। नंबर 1, सी सरफेस टेम्परेचर, SST इसको बोला जाता है, ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक। सेकेंड वन, सी सरफेस टेम्परेचर ओवर इंडियन ओशन, अल नीनो कंडीशन, ला नीनो कंडीशन, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, इंडियन ओशन डायपोल, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन विंड पैटर्न, सरफेस एयर टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लैंड सरफेस टेम्परेचर ओवर यूरेशिया, स्नो कवर ओवर यूरेशिया, स्नो कवर ओवर हिमालय रीजन, pressure gradient between land and ocean, mean sea level MSL pressure over the Indian Ocean, upper air wind pattern, Madden-Julian oscillation MJO activity, and pre-monsoon rainfall and atmospheric moisture condition। ये सब इसमें 16 पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनके आधार पर मौसम विभाग मानसून की फोरकास्टिंग करता है। आइए 16 पैरामीटर कौन से होते हैं मानसून के, उनका डिटेल स्टडी करते हैं, जोग्राफिकल अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वो पैरामीटर भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। देखिए, मानसून अपने आप में बहुत ही ऐसा विषय है जिसकी आधुनिक टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजनरी, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMD, मौसम वैज्ञानिक, और इन सब के बावजूद भी, इन सब का विश्लेषण करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके भी मानसून जो है अपने आप में आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ठीक है, तो फिर भी कोशिश करती है IMD की इसकी फोरकास्टिंग की जाए 16 पैरामीटर के आधार पर। सबसे पहला होता है उसमें अल नीनो को हम देखते हैं। ठीक है, अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर। ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी की जो सामान्य दशा है वो वहाँ पर एक, ये आप देखिए, मैं आपको पिक्चर से ही दिखा देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि यहाँ पर सदर्न जो अपना पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, इसके वेस्ट में यहाँ पर पेरू कंट्री है। तो यहाँ पर एक ओशन करंट बहती है जो ठंडी जल की धारा है, इसलिए इसको यहाँ पर पेरू के पास बहने के कारण पेरुवियन करंट कहते हैं। और इसको पहली बार हम्बोल्ट विद्वान ने दुनिया के सामने बताया था, इसलिए इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ये ठंडी होती है, तो ठंडी होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो पानी यहाँ का ठंडा होगा, ठंडा होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। इस टाइम यहाँ पर जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, यहाँ से लगातार ईस्टर्न विंड चलती हैं वेस्ट की ओर। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण से यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर, यानी आदर्श दशाएं हैं। इस कारण से फिर इंडिया में भी खूब अच्छी बारिश होती है। ये है नॉर्मल ईयर, इसको बोलते हैं ला नीनो। जब नॉर्मल ईयर होता है, जब ला नीनो की कंडीशन रहती है। अब इसके विपरीत अल नीनो जब आता है तो क्या होता है कि यही जो पेरुवियन करंट है ये ठंडी की बजाय गर्म हो जाती है, यानी इसका टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है सी सरफेस वाटर का। और जैसे 2026 में सुपर एल नीनो की कंडीशन यहाँ पर बनी, तो इस दौरान तो 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा पेरुवियन कोस्ट पर, तो टेम्परेचर प्लस होते ही यहाँ पर जो हवा है वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो इक्वेटोरियल विंड्स थी जो ईस्ट टू वेस्ट चल रही थी, ये कमज़ोर हो जाएंगी या ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर जाएंगी। तो इस कारण से जो हवाएं इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की ओर आनी थी वो वीक हो जाएंगी। तो इस साल
यानी इन कंडीशन में मानसून फ्लॉप हो जाएगा, मानसून कमज़ोर हो जाएगा। तो ये ईयर होता है एल नीनो का ईयर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो मानसून है वो जो वाकर सर्कुलेशन है वो कमज़ोर हो जाएगा। इस कारण से भारत में आने वाली जो मॉइस्चर भरी विंड्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। कौन सी विंड्स मॉइस्चर लेकर आती हैं? जो विंड्स जिनमें टेम्परेचर हाई होगा, यानी जब लो प्रेशर की कंडीशन होंगी और वो समुंदर के ऊपर से आएंगी तो वे विंड्स अपने अंदर ज़्यादा मॉइस्चर धारण करती हैं। तो इस कारण से जब एल नीनो आता है तो मानसून कमज़ोर होगा। तो पहला फोरकास्ट तो हम एल नीनो के आधार पर करते हैं। अब देखते हैं सेकंड पैरामीटर ला नीनो। ला नीनो भी मैंने आपको इसी में बता दिया। तो दूसरा पैरामीटर है ला नीनो, यानी ला नीनो के दौरान जो वाकर सिस्टम है वो सर्कुलेशन है, यानी ये जो यहाँ का सर्कुलेशन है ना, ये पैसिफिक ओशन का, इस वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं ये। तो इस दौरान नॉर्मल ईयर में कंडीशन पॉजिटिव रहेंगी तो उस वर्ष मानसून भी भारत में सक्रिय रहेगा, अच्छी बारिश होगी। तो सेकंड पैरामीटर हो गया ये ला नीनो का, यानी नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर ठंडी जलधारा बह रही है। ठंडी जलधारा बहने के कारण से यहाँ पर टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने के कारण से यहाँ पर एयर प्रेशर हाई है। तो इस कारण से इंडिया की ओर जो है अच्छी नमी भरी हवाएं आएंगी और खूब सारी बारिश यहाँ पर करेंगी। तो ये है। सेकंड वन होता है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। अब ये क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, दो स्थानों का लेवल लिखा जाता है। एक है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में डार्विन और दूसरा है पैसिफिक ओशन के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है ताहिती आइलैंड। ठीक है, अब यदि ताहिती आइलैंड पर हाई प्रेशर हो, ठीक है, हाई प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर होगा और डार्विन की तरफ लो प्रेशर होना चाहिए। अब लो प्रेशर यहाँ पर कब होगा? जब टेम्परेचर ऊंचे हो जाएंगे। टेम्परेचर ऊंचे होंगे तो एयर हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी और यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। इस कारण से जो पेरू के पास में जो जलधारा थी और यहाँ पर पेरू के पास में जो टेम्परेचर कम था, इस कारण से यहाँ पानी ठंडा रहेगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ईस्टर्न विंड्स चलेंगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो इक्वेटोरियल बेल्ट से आएंगी और इसके कारण से यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। तो ये जो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है ताहिती और डार्विन के बीच में वायु दबाव के अंतर के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। तो जब ये कंडीशन होगी पॉजिटिव तो भारत में मानसून अच्छा होगा और यदि यहाँ पर ये कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी तो रिवर्स होने के बाद यहाँ पर क्या होगा? तो यदि इन दोनों स्थानों पर ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में और यहाँ पर ताहिती में यदि यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर भी लो प्रेशर हो जाएगा तो मानसून फ्लॉप होने के चांस हो जाएंगे, यानी मानसून कमज़ोर होगा। ठीक है, तो ये ताहिती और डार्विन का जो कंसेप्ट है वो ऐसे वेदर फोरकास्ट करने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं इंडियन ओशन डाइपोल की। तो हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भाग का तापमान भी मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि अफ्रीका की साइड यहाँ पर जैसे आप पिक्चर 1 में देख रहे हैं, यहाँ अफ्रीका की साइड में टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जो है टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? मानसून यहाँ इधर अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, और वो इक्वेटोरियल बेल्ट को, इक्वेटर को पार करके साउथ वेस्ट से इंडिया में एंट्री करेंगी तो मानसून अच्छा होगा। इसके विपरीत यदि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा। अब यहाँ लो हो गया और इस दौरान यदि अफ्रीका के हिस्से में यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया तो इस कारण से जो विंड्स इधर आनी थी ईस्ट टू वेस्ट, ये कमज़ोर हो जाएंगी और जैसे ही ये कमज़ोर होंगी तो इंडिया की ओर भी ये मूव नहीं करेंगी तो उस दौरान हमारे भारत में मानसून कमज़ोर होगा। तो इसके आधार पर भी वेदर फोरकास्टिंग में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये होता है इंडियन ओशन डाइपोल, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव
जो फेसेस हैं, पॉजिटिव फेस में मानसून स्ट्रॉन्ग रहेगा, नेगेटिव फेस में मानसून वीक हो जाएगा। तो इसके आधार पर भी फोरकास्टिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है इक्वेटोरियल पैसिफिक जो टेम्परेचर है उसका कंडीशन। अब जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में इक्वेटोरियल जो हिस्सा है यहाँ पर पैसिफिक ओशन का, यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है और ईस्ट टू वेस्ट जो ट्रेड विंड है वो चलती हैं। पेरुवियन कोस्ट पे टेम्परेचर यहाँ पर लो रहता है, प्रेशर एयर का हाई रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया की ओर और इंडिया की ओर उस टाइम गर्मी होती है और लो प्रेशर होता है, तो हवाएं अच्छी आती हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम ला नीनो भी कह सकते हैं। ठीक है, इस दौरान मानसून रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब जिस वर्ष एल नीनो आ जाएगा, एल नीनो का टाइम आएगा, यानी इक्वेटोरियल जो बेल्ट थी पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर यदि टेम्परेचर प्लस हो जाता है, टेम्परेचर प्लस, जैसे नॉर्मल एल नीनो में 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और सुपर एल नीनो में 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद होती है। तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पर भी लो प्रेशर हो गया, इधर भी लो प्रेशर हो गया, तो विंड्स नहीं मूव करेंगी, तो मानसून जो है इस दौरान फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, इंडियन ओशन, उसका तापमान कैसा है। ठीक है, इंडियन ओशन के पानी का तापमान कैसा है। यदि तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेगा तो एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। यदि यहाँ पर देखिए, जब इंडियन ओशन में टेम्परेचर प्लस हो जाता है तो यहाँ ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर की ओर जाता है, तो उस वर्ष ज़्यादा बारिश के चांसेस हैं। ठीक है, और जिस वर्ष यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, यानी टेम्परेचर इंडियन ओशन में टेम्परेचर कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या होगा, एवापोरेशन कम होगा, तो एवापोरेशन कम होगा तो मॉइस्चर भी इन्वायरमेंट में कम पहुँचेगी और उस कारण से क्या होगा, मानसून के फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है, ये भी एक पैरामीटर है। नेक्स्ट कहता है इक्वेटोरियल विंड पैटर्न। अब देखिए इक्वेटोरियल में क्या होता है, यहाँ पर चलती हैं ट्रेड विंड, इक्वेटर के दोनों तरफ ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करती हैं। ठीक है, तो इनका पैटर्न भी इफ़ेक्ट करता है और ये भारत में मॉइस्चर को लाने में मदद करती हैं। जैसा कि हम एल नीनो और सुपर एल नीनो में इस कंसेप्ट को ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में। यदि ये सिस्टम, इसको बोलते हैं वाकर सिस्टम, तो ये अगर कमज़ोर हो जाता है तो भी भारत में मानसून फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लो ट्रोपोस्फियर विंड। अब सरफेस क्या होता है, समर सीजन में जो हमारा अर्थ है तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस कारण से जून में सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सीधा चमकता है। ठीक है, तो इस कारण से लो प्रेशर यानी ITCZ इसको बोला जाता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये इधर खिसक जाता है, इधर खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस बहुत गर्म होता है, सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं, सीधी किरणें गिरने के कारण से यहाँ टेम्परेचर राइज करेंगे। टेम्परेचर जैसे ही राइज करेंगे तो हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेंगी। ठीक है, हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये वाला एरिया लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, और लगभग ये 1 से 3 किलोमीटर तक वर्टिकली ऊंचाई तक ये विंड्स पहुंच जाती हैं। तो इस कारण से क्या होगा, तो इंडियन ओशन की तरफ से, बे ऑफ बंगाल की तरफ से भारत में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और इसमें यदि WD भी आ जाए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे जो मेडिटेरेनियन सी से भारत की ओर आते हैं, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो जेट स्ट्रीम है वे इसमें मदद कर देती हैं। ठीक है, तो भारत में मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जैसे 2025 में हुआ था, जिसके कारण से हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में फ्लड आया था। ठीक है, तो इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में भी देखते हैं, अभी समर से जब मानसून का अराइवल होता है तो उस दौरान क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस तक बन जाते हैं, जिसके कारण से ये प्रेशर एरिया बन जाता है लो प्रेशर। और जहाँ समुंदर पे पानी होने के कारण से हाई प्रेशर रहता है, तो विंड्स भारत की ओर आती हैं मानसून के रूप में। इधर से अरेबियन सी की ब्रांच के रूप में आएंगी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच के रूप में आती हैं और बारिश करती हैं। जब विंटर आता है तो क्या होता है, विंटर में जो सूर्य है वो
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे सीधा चमकता है 22 दिसंबर के आसपास। तो उस दौरान उत्तर भारत में हाई प्रेशर हो जाएगा और समुंदर पर इंडियन ओशन की तरफ लो प्रेशर हो जाएगा, तो मानसून विंड्स लौटनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ये लौटती हुई मानसून पवनें तमिलनाडु में बारिश करती हैं। तो इस प्रकार से ये पैरामीटर भी काम करता है। नेक्स्ट आता है अपर एयर विंड सर्कुलेशन। अब अपर एयर में क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसका जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये लगभग एवरेजली 13 किलोमीटर ऊंची होती है। अधिकतम ये 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर पे, और पोल पे 8 किलोमीटर ऊंची लेयर होती है। इसमें 9 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 9 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, जिनको हम सर्पीली विंड्स कहते हैं। ठीक है, जिनको बोला जाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब अमेरिका जापान पे बम डालने के लिए गया तो उसके जेट विमान ने काफ़ी मिसबिहेव किया था स्पीड के मामले में, कि जाते समय वो जो है आधे टाइम में पहुंच गए और वापसी में उनको डबल टाइम लगा। तो बाद में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि वो जिस ऊंचाई पर उड़ रहे थे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी, इसलिए इन विंड्स का नाम जेट स्ट्रीम रखा गया। तो इन जेट स्ट्रीम के द्वारा भी इंडियन मानसून इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, वहाँ से मॉइस्चर भरी हवाओं को भारत की ओर अट्रैक्ट कर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD। ठीक है, और उसके कारण से भी फिर भारत में मानसून प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये भी इफ़ेक्ट डालता है। ठीक, इसी प्रकार से एक नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है वो आप कह सकते हैं कि यूरेशियन स्नो कवर, कि यूरेशिया में जो स्नो कवर है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, उसका बहुत बड़ा भाग बर्फ़ से ढका रहता है। और जिस वर्ष वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है तो भारत में निम्न जो दबाव है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी लो प्रेशर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, और स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा तो भारत में मानसून फ्लॉप होती है। यानी यदि इस यूरेशिया वाले हिस्से में बर्फ़ ज़्यादा होगी, जैसे इस वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम राइज करेंगे। टेम्परेचर कम राइज करेंगे तो लो प्रेशर एरिया कम बनेगा। लो प्रेशर, क्योंकि हमारे इंडिया का जो तिब्बतन प्लेटू है वो भी इफेक्ट डालता है, और इससे नॉर्थ का टेम्परेचर भी। तो जिस वर्ष यहाँ पर स्नो कवर कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर हाई होंगे तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा। लो होगा तो मानसून जो है वो इंडिया की ओर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होके आएंगी। तो ये भी इफेक्ट डालता है। सेकंड नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है हिमालय का स्नो कवर। अब हिमालय का स्नो कवर, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर हिमालय पर खूब सारी स्नो है, लेकिन इस वाली दूसरी कंडीशन है, इसमें आप देख रहे हैं स्नो कवर कम है। अब जिस वर्ष स्नो होगी, हैवी स्नो होगी, उस वर्ष हीटिंग कम होगी। अब हीटिंग कम होगी तो लो प्रेशर नहीं बनेगा, लो प्रेशर नहीं बनेगा तो मानसून कम स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जिस वर्ष इस पे स्नो कवर कम होगा तो उस वर्ष क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ है नहीं, गर्मी अब हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्लस हो रहे हैं, टेम्परेचर प्लस हो रहे हैं तो लो प्रेशर बनेगा और मानसून और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। हालांकि इनके कारण से दूसरे इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि जो स्नो होनी ज़रूरी है उसके कारण से ही नदियाँ जो है वो सर्वाइव हो पाती हैं और हमारी क्लाइमेट इफ़ेक्ट रहती है। लेकिन चूंकि अभी हम मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये मानसून को इफ़ेक्ट करती है स्नो कवर का होना और उसका कम होना। नेक्स्ट आता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर, ये एक नेक्स्ट पैरामीटर है। अब आप देखते हैं नॉर्मली क्या होता है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून में तो हालांकि मानसून आ ही जाती है, तो इन 3-4 महीनों का जो टेम्परेचर है खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नॉर्मली आप देखते हैं मार्च के बाद ये 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, 48, 44, 42 ये नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। जब टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचा जाता है तो हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो ये एरिया सारा लो प्रेशर बन जाता है। और जब ये लो प्रेशर बनता है तो इंडियन ओशन और इक्वेटोरियल बेल्ट्स के साउथ से स्ट्रॉन्ग विंड इंडिया की ओर अट्रैक्ट होकर आती हैं और मानसून की बारिश अच्छी खासी इंडिया में होती है। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट डालता है।
यदि यहाँ पर टेम्परेचर कम रह जाए, यानी जैसे WD है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, जिसको हम जून से पहले होने वाली बारिश को प्री मानसून बारिश कहते हैं, ठीक है। यदि प्री मानसून बारिश जो खासकर 1 मार्च से लेकर और 31 मई का दौर होता है, उसको प्री मानसून इंडिया में कहा जाता है। अब ये प्री मानसून के दौरान यहाँ पर यदि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर कम रहे तो लो प्रेशर कम बनेगा और मानसून उस वर्ष जो है फेल हो सकता है। नेक्स्ट आता है यूरेशियन लैंड टेम्परेचर। अब जैसा कि हमने यूरेशिया के बारे में स्नो कवर का पहले ही अध्ययन किया था कि यदि यूरेशिया में यहाँ पर तिब्बतन प्लेट्यू, मंगोलिया और इससे आगे का रसिया का पार्ट, यहाँ पर यदि टेम्परेचर ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हो जाते हैं हाई, तो हाई होंगे तो ये एरिया वैक्यूम बन जाएगा, खाली हो जाएगा, ये हवा ऊपर उठ जाएगी और यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनेगा तो अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से, बे ऑफ बंगाल से और इक्वेटर के साउथ से साउथ जो इंडियन ओशन है वहाँ से स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है, मॉइस्चर भरी विंड्स इंडिया की ओर आएंगी और वो भारत में मानसून की अच्छी खासी बारिश करेंगी, तो ये भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है मीन सी लेवल, औसत समुद्र तल। अब मीन सी लेवल में क्या होगा कि भूमि और समुद्र के बीच में जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, हवाएं उतनी ही तेज़ चलेंगी। अब सपोज करिए कि हमारे उत्तर वेस्ट पश्चिम भारत में टेम्परेचर लगातार 45 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी और यहाँ पर बन गया लो वैक्यूम। अब समुंदर में मान लो टेम्परेचर वहाँ पर इसकी तुलना में कम है, मान लेते हैं कि वहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो दोनों में लगभग 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो गया। तो जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो आएंगी। यही नियम आंधी पर भी होता है। स्थल के ऊपर आप देखते हैं कभी कभी आंधी तूफान आ जाते हैं, तो इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दो स्थानों पर जितना ज़्यादा हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जितना वेरिएशन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगी, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट करता है। और नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। अब एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कितना मॉइस्चर है। देखिए नॉर्मल में जो एटमॉस्फेयर का जो आयतन है उसमें मैक्सिमम 4% मॉइस्चर हो सकता है, ठीक है। अब ये मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि हमारा एटमॉस्फेयर है और उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भरा हुआ था, इसका मतलब क्या होगा कि बादल अधिक क्लाउड्स बनेंगे और अधिक क्लाउड बनेंगे तो इसका मतलब अधिक बारिश होगी। यदि मॉइस्चर ही कम हो आसमान में तो बादल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्म नहीं होंगे तो बारिश भी कम होगी। तो ये बात भी भारत के मानसून को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेड-इन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बादलों और वर्षा का चलायमान क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव MGO, मेड-इन जूलियन ऑसिलेशन इसको नॉर्मली कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि जब इसके 2-3 फेस होते हैं, ठीक है। यदि आप देखेंगे कि जब इंडिया में टेम्परेचर अधिक हो जाए, ठीक है, इंडिया में टेम्परेचर हो गए प्लस, तो प्लस हो गए तो यहाँ से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है। तो इस कारण से जो इंडियन ओशन की तरफ से जो साउथ इंडियन ओशन है, ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब इंडिया में यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ जो मेडागास्कर है, साउथ इंडियन जो इंडियन ओशन है, वहाँ से वहाँ पर टेम्परेचर लो होगा और तो हाई प्रेशर होगा वहाँ से, तो वहाँ से लगातार विंड्स इंडिया की ओर आएंगी। तो ये सरफेस के पास से ये विंड्स ऐसे आएंगी और ऊपर एटमॉस्फेयर में ये विंड्स वापस जाती हैं, तो ऐसा एक सर्कुलेशन बन जाता है। तो ये सर्कुलेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस साल उतनी ही बढ़िया मानसून भारत में होगी। तो इसको बोला जाता है ये मेड-इन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये रहता है, जिस वर्ष ये फेल हो जाएगा यानी वहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन आएंगे तो इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको हम आगे और भी डिटेल में सीख सकते हैं कि इसके 2 फेस होते हैं, एक एक्टिव फेस और एक सुप्रेस्ड फेस, दबी हुई अवस्था, ठीक है।
जब एक्टिव फेस होगा यानी इंडिया में टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो तो लो प्रेशर हो, और वहाँ पर टेम्परेचर कम हो तो वहाँ पर एयर प्रेशर हाई हो मेडागास्कर के आसपास। तो उस दौरान क्या होगा कि इंडिया की ओर अधिक क्लाउड्स फॉर्म होंगे और अधिक क्लाउड्स बनेंगे, अधिक कन्वेंशनल करंट चलेंगी। ठीक है, अब इस वाले फेस में क्या होगा कि मान लो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाते हैं थोड़े से लो, टेम्परेचर लो हो जाए तो जो लो प्रेशर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, वो कमज़ोर रहेगा। ठीक है, कमज़ोर होगा, और यहाँ पर भी जो है उतना ज़्यादा हाई प्रेशर ना बने, वो भी कमज़ोर रह जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बादल कम बनेंगे, बारिश कम होगी, कन्वेक्शनल करंट भी कम चलेंगी, तो मानसून के फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं। और फिर ये फेस जो है ये मूव भी करता है। अब जैसे आप इस फेस पिक्चर में समझिए, इसको थोड़ा मदद मिलेगी। क्या होता है कि देखिए टेम्परेचर जब सूर्य की किरणें आई, ठीक है, अब सूर्य की किरणें यहाँ आई तो टेम्परेचर यहाँ पर प्लस हुआ, टेम्परेचर प्लस हुआ तो कन्वेक्शनल करंट चली, यानी धरातल से ऊंचाई की ओर विंड्स जाएंगी। ठीक है, अब ऊंचाई की ओर विंड्स जाएंगी तो वो और अधिक मॉइस्चर को धारण करेंगी, क्योंकि वो गर्म है तो ज़्यादा मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगी क्लाउड बनेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं। लेकिन जब सप्रेस्ड फेस आएगा और ये धीरे धीरे वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूव करता रहता है, यानी मेडागास्कर से लेकर इंडिया की ओर ये आता रहता है, अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट से इंडिया की ओर। ठीक है, तो इस दौरान यदि ये सप्रेस्ड फेस इसका यानी इनएक्टिव फेस आ जाता है तो उस कारण से मानसून फ्लॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये रहता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, मैंने आपके लिए थोड़ा सा और डिटेल भी इसमें ऐड कर दी है। तो मानसून फोरकास्टिंग से रिलेटेड ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि मैं और भी बताऊं आपको, तो इसके साथ साथ इतना होने के बावजूद भी ये तो फोरकास्टिंग मान लो आईएमडी इन 16 पैरामीटर के ऊपर कर देता है, और इसमें भी उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन क्या रहेगा कि भारत में जो मानसून होती है वो साउथ वेस्ट से एंट्री करती है। अब इसके रास्ते में यदि माउंटेन आते हैं तो मानसून की जो बारिश होती है एक्चुअल में वो ओरोग्राफिकल रेन होती है, यानी पहाड़ के जो फेस है उस साइड तो खूब बारिश करेगी, लेकिन उसके अपोजिट साइड में जब ये विंड्स उतरेंगी तो यहाँ पर रेन शैडो जोन बन जाएगा। ठीक है, ये रेन शैडो जोन होगा। जैसे भारत के जो मालाबार कोस्ट है यानी केरल का कोस्ट है, वहाँ पर तो 250 सेंटीमीटर बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पर बेंगलुरु है, वहाँ पर केवल 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। और इसके बिल्कुल अपोजिट तमिलनाडु है, वहाँ पर समर सीजन में बारिश ही नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। अब सेम कंडीशन उल्टी लग जाती है जब नॉर्थ ईस्ट से मानसून लौटती है सितंबर के बाद, तो इस तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश करती है, तब केरला सूखा रह जाता है, यानी उस टाइम केरल में बारिश नहीं होती। तो इसके पीछे कारण क्या है कि मानसून विंड ओरोग्राफिकल रेनफॉल करती है। इसके साथ साथ एक होता है मानसून की ट्रफ लाइन। ट्रफ लाइन का मतलब होता है जैसे मान लो इंडिया का उड़ीसा से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक एक लो प्रेशर बेल्ट जनरेट हो जाए। तो ये लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होगी तो बे ऑफ बंगाल से लगातार मॉइस्चर भरी हवाएं इस लो प्रेशर बेल्ट में आगे बढ़ेंगी, तो इस बेल्ट के आसपास के एरिया में और इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अब सपोज करिए यही बेल्ट उड़ीसा से हिमालय की ओर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ से, तो क्या होगा उस टाइम नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मानसून नहीं आएगी, जबकि हिमालय में उस दौरान बारिश बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी कारण से आप कई बार देखते हैं कि बिहार, बंगाल में बहुत ज़्यादा फ्लड आई हुई है, जबकि पंजाब, हरियाणा सूखा रह गया। ठीक है, तो ये कारण होता है ट्रफ लाइन का, मानसून ट्रफ लाइन इसको बोलते हैं, या मानसून थ्रो इसको बोला जाता है। लो प्रेशर की ये बेल्ट होती है। फिर एक कारण होता है मानसून का अंतराल। मानसून लगातार बारिश नहीं करती, ये गैप में बारिश करती, यानी एक बार बारिश का दौर आएगा, फिर बारिश रुक जाएगी, कुछ दिनों तक बारिश चलेगी, फिर आगे बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये सब भी डिपेंड करता है कि उस दौरान टेम्परेचर कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है, ठीक है, विंड्स की डायरेक्शन कैसी है, विंड के अंदर मॉइस्चर कितना है, इसके अलावा मानसून गर्त की पोजीशन क्या है।
ठीक है। साइक्लोनिक कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसा है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की कंडीशन कैसी है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी तो पीछे आप देख रहे हैं पैटर्न, पिछले 2025 ईयर में तो ये हुआ कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस और मानसून के कन्वर्जन से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन एरिया में बहुत बारिश हुई। लेकिन आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर मौसीन राम, चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ पर बारिश कम हुई है। ठीक है, तो मौसम के पैटर्न, इसके साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इसको इफ़ेक्ट कर रही है, यानी जो वेदर सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी इसमें बहुत कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये था छोटा सा प्रयास कि आप समझ पाएँ कि भारत में जो मानसून है वो किस प्रकार से बारिश करती है, उसको कौन कौन से पैरामीटर इफ़ेक्ट करते हैं और किस प्रकार से हमारा मौसम विभाग इन पैरामीटर की मदद से वेदर फोरकास्टिंग करने का प्रयास करता है, ताकि हमारे जो किसान हैं या जो हमारी इकोनॉमी है उसमें मदद मिल सके। एडवांस में थोड़ा अलर्ट हम रह सकें कि किस प्रकार से हम, यदि बारिश ज़्यादा होती है तब क्या करेंगे और बारिश कम होती है तो उन कंडीशन में क्या करेंगे। तो ये छोटा सा प्रयास था। यदि कोई टॉपिक आपको लगता है कि उसे बीच में किसी कारण से वो रह गया है या वो अनकवर्ड रह गया है या उसको पुनः डिटेल से किया जाना चाहिए, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ज्योग्राफी रिलेटेड कंसेप्ट और आगे